वेलकम बैक गाइस। डन विद वैल्यूएशन। चलो गाइस, एक बार गाइस हम क्विक रिवाइज करा दे गाइस एक बार सेक्शंस की, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते गाइस। चलो वेरी क्विकली गाइस, चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9, इट्स अ टैक्सेबल इवेंट, टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वैल्यूएशन के लिए सेक्शन 15 में जाना है। रेट के लिए गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा एज पर जीएसटी काउंसिल, एंड टैक्स कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन। इंट्रास्टेट सप्लाई का डेफिनेशन आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 8, वैसे ही इंटरस्टेट सप्लाई सेक्शन 7 आईजीएसटी। चलो सप्लाई का मीनिंग कहां पे, सप्लाई का स्कोप कहां पे दिया हुआ है? तो सप्लाई सेक्शन 7 में दिया हुआ है सीजीएसटी एक्ट। और अगर कभी एक ही सप्लाई नहीं हुआ, अगर कभी मल्टीपल गुड्स हो गए, मल्टीपल सर्विस हो गए, गुड सर्विस दोनों हो गए, तो उसे कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो टैक्स रेट कौन सा यूज करना है? सेक्शन 8। अच्छा सर, मेरे को नॉर्मल वे में टैक्स पे ही नहीं करना है सर, मेरे को मेरे टर्नओवर के बेसिस पे टैक्स पे करना है, सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। और सर अगर टैक्स पे ही नहीं करवाना, सेक्शन 11 एग्जेम्पशन। सर टैक्स में कब पे करूंगा? व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? सेक्शन 12, 13, 14। 12 सप्लाई ऑफ गुड्स, 13 सप्लाई ऑफ सर्विस, 14 चेंज इन रेट। और वैल्यूएशन के लिए सेक्शन 15। ये हो गया सप्लाई के साइड का। अब परचेज के साइड का बोल दो। आईटीसी लेने के लिए मेरे को क्या कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे? व्हाट इज द टाइम लिमिट? सेक्शन 16। कुछ कुछ आईटीसी ऐसे रहेंगे जहां पे गवर्नमेंट मुझे कुछ भी क्रेडिट नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा, सेक्शन 17(5). और सर अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा हूं और एग्जेम सप्लाई भी कर रहा हूं तो मुझे अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट करवाना पड़ेगा, सेक्शन 17(1 to 4). डन। सर अगर मैं फर्स्ट टाइम आईटीसी में आ रहा हूं, मतलब मैं पहले टैक्सेबल गुड्स कर रहा था, पहले एग्जेम गुड्स कर रहा था, अब टैक्सेबल कर रहा हूं, सो आई एम एंटरिंग इनटू द आईटीसी चेन, तो मुझे आईटीसी मिलेगा, तो किस बात का मिलेगा? वो सब सेक्शन 18, एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम आईटीसी। सर गुड्स जॉब वर्क को दिया, सेक्शन 19। अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो सेक्शन 20, एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिकवर करना है, सेक्शन 21, खत्म। अब बताओ प्रोसीजरल साइड। प्रोसीजर साइड सर, एक बंदे को पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाने के बाद उसको बोलना पड़ेगा कि इनवॉइस इश्यू कर दे, इनवॉइस इश्यू करने के बाद उसको बोलना पड़ेगा बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करो, रिटर्न्स फाइल करो, पेमेंट करो। तो रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 30, इसमें 3 प्रोविजन याद दिलाओ। सेक्शन 22 थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 एक बंदे को कब रजिस्टर नहीं करवाना, और सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स। डन, रजिस्टर करवा लिया। अब इनवॉइसिंग, तो सेक्शन 31 से 34 इनवॉइसिंग अपना हो गया गाइस। देन कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, क्या टाइम लिमिट तक मेंटेन करने पड़ेंगे, सेक्शन 35, 36। रिटर्न्स फाइलिंग के लिए सेक्शन 37 से लेके सेक्शन 48। और कब पे करना पड़ेगा, तो पे करने के लिए सेक्शन 49, कैसे पे करेंगे, तो यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी सेक्शन 49। लेट पे किया तो इंटरेस्ट के साथ सेक्शन 50, टीडीएस सेक्शन 51, टीसीएस सेक्शन 52। और सर अगर मैंने अगर मैंने एक्सेस पे कर दिया और रिफंड मांगना है तो सेक्शन 54 से लेके सेक्शन 58। अच्छा गाइस, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सेक्शन 51। सर टीडीएस, सर हम तो एक्सपर्ट्स है सर इनकम टैक्स में। सर कितने सारे सेक्शंस किए थे हमने, 194C, 194J, 194I। सर डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स में वो लोग ने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बना के रखे हुए हैं। किसी को अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया काम करने के लिए तो सर 194C कॉन्ट्रैक्ट पे 2%, 1%, और सर थ्रेशोल्ड भी उसका अलग था। 194I रेंटिंग प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर उसमें भी टीडीएस का रेट अलग रहेगा, थ्रेशोल्ड अलग रहेगा। 194J प्रोफेशनल फीस, टीडीएस का रेट अलग रहेगा, थ्रेशोल्ड अलग रहेगा। तो सर हमें सब आता है सर इनकम टैक्स में, वी आर एक्सपर्ट इन दैट। सर एक रिक्वेस्ट है सर, जीएसटी में मत लेके आओ सर, जीएसटी में भी आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में टीडीएस लेके आओगे, डिफरेंट डिफरेंट टीडीएस के रेट्स, डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड, सर सब मिक्स होगा। सर हम थोड़ी ना यार मंदिर में बैठे हुए घंटे है जो कोई भी आके बजा के जाता है ना यार।
आई नो योर सिचुएशन। ये आप नहीं छोड़ो, ये एज अ प्रोफेशनल हम भी ऐसे ही बोल रहे थे गवर्नमेंट को कि यार इनकम टैक्स में ऑलरेडी टीडीएस है, फिर आप जीएसटी में भी टीडीएस लेके आओगे, कंफ्यूज होगा ना यार। और पोर्टल तो आपको पता ही है कितना चलता है, हाउ एफिशिएंट इट इज, राइट। तो गवर्नमेंट भी ये सोच के गवर्नमेंट बोले चिल चिल गाइस चिल। एक ही सेक्शन है, सेक्शन 51। टीडीएस लेके आने का पर्पस भी कुछ अलग है यहां पे, दो इट विल बी सिमिलर टू इनकम टैक्स। चलो ना बेटा इनकम टैक्स में थोड़ा डील करते हैं, आप तो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, तो एक बार इनकम टैक्स में डील करते हैं कि क्यों टीडीएस आया। चलो और इसके साथ गाइस बहुत सारे प्रोविजन रहेंगे, आप क्लिक करते जाना गाइस इनकम टैक्स। और ये मैं सब कुछ जो सिखा रहा हूं, जो सब कुछ जो बोल रहा हूं वो इनकम टैक्स के बेसिस पे बोल रहा हूं। ओके सर, वी हैव अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज प्रोवाइडिंग अ प्रोफेशनल सर्विस टू हिज क्लाइंट एंड द फीस इज 1,18,000 जीएसटी 1,18,000। सर अगर क्लाइंट पूरा 1,18,000 सीए को देते ना, तो सर सीए ना अपने जेब से कभी इनकम टैक्स पे नहीं करेगा पूरा। ही विल ट्राई टू इवेड इनकम टैक्स। और ऐसे ट्रांजेक्शन हो रहे थे तो गवर्नमेंट ने विजुअलाइज करके बोला कि क्लाइंट जब आप सीए को पे करो तो आप इसको पूरा पे मत करो, आप इसको टीडीएस डिडक्ट करके पे करो। और अगर आपने टीडीएस डिडक्ट करके पे नहीं किया ना, तो आप जो एक्सपेंस क्लेम करते हो हम उसको डिसअलाउ करेंगे। तो क्लाइंट तो बोला है कि नहीं नहीं यार, मेरे को तो इसका डिडक्शन लेना है, और इसका डिडक्शन लेना है तो मैं तो आपको जब पे करूंगा सीए को, तो मैं टीडीएस डिडक्ट करके पे करूंगा। और सर टीडीएस कौन से सेक्शन में डिडक्ट होगा? 194 जे एट 10%। और ये 1 लाख में से 10% माइनस करेगा, और नेट कितना पे करेगा? सर नेट 1,08,000 पे हो जाएगा सीए को। और सर 10,000 ना क्लाइंट गवर्नमेंट को पे करेगा। सर ये सीए तो रोएगा सर, उसका 10,000 गवर्नमेंट ले गया। तो गवर्नमेंट बोलता है ये 10,000 जो है वो आपका ही है, आपका ही है वो 10,000, बट इसको अगर क्लेम करना है तो आप कैसे क्लेम करोगे? आप रिटर्न फाइल करो। और जब आप रिटर्न फाइल करोगे, यू विल शो इट एज प्रोफेशनल इनकम। वो बोलेगा मेरी प्रोफेशनल इनकम है 1,00,000 रुपीज। इस पे आप टैक्स कैलकुलेट कर लो, एक्सपेंस सारा माइनस करने के बाद प्रॉफिट पे जो टैक्स आएगा वो टैक्स कैलकुलेट करो। अगर टैक्स आया आपका लेट सपोज 12,000, तो उसमें से 10,000 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो आपको सिर्फ बैलेंस 2,000 ही पे करना है। और सर अगर टैक्स आया सिर्फ 2,000 रुपीज सपोज, तो 10,000 तो मेरे पास पहले से ही था, हम आपको 8,000 रुपीज का रिफंड दे देंगे, बट ये क्लेम करने के लिए रिटर्न फाइल करो। ओके सर, ये क्लाइंट जब डिपॉजिट करेगा तो सर क्लाइंट के पास अपना पैन नंबर तो होगा ही होगा। यस, तो क्या क्लाइंट के पैन नंबर में डालेगा क्या? नहीं, गवर्नमेंट बोलता है ये जो 10,000 है ये आप सीए के जो पैन अकाउंट रहेगा उसमें डालोगे। और ये टैक्स डिडक्ट करने के लिए आपके पास एक अलग नंबर होना चाहिए विच इज अ 10 नंबर। ये टैक्स डिडक्शन नंबर के लिए रहेगा। यस सर, सीए को ये कैसे पता चलेगा कि इसने डिपॉजिट किया? इसका कुछ सर्टिफिकेट आता रहेगा ना कि इसका डिपॉजिट हुआ है इतना। यस, ऑनलाइन चेक कर लो, फॉर्म 26 है। यस, इसको बोलेंगे तो टीडीएस का रिटर्न फाइल कर, तो दिस पर्सन विल बी फाइलिंग टीडीएस रिटर्न। और ये फॉर्म 26 एएस में चेक करेगा।
ऑनलाइन ऑनलाइन सब ऑनलाइन हो रहा है अभी। गाइस ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? बिकॉज दे वांटेड टू कीप अ ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शन कि ये जो पर्सन है ये गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल कर रहा है, और जब रिटर्न फाइल कर रहा है तो ये इनकम दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। दैट वाज द होल पर्पस ऑफ दिस टीडीएस। सर जीएसटी में तो गवर्नमेंट को तो पैसे पहले ही मिल जाते हैं, गवर्नमेंट को पैसे कहां पे पहले नहीं मिलते? सोचना जरा गाइस। आई एम सेइंग दिस इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट। इसने काम कर दिया 30 सितंबर को और इनवॉइस इश्यू कर दी लेट सपोज 30 सितंबर को ही, तो वी हैव कंप्लीशन ऑफ सर्विस ईयर, डेट ऑफ इनवॉइस। और सर क्लाइंट जब पे कर रहा है लेट सपोज इन द मंथ ऑफ दिसंबर, बट सर इनवॉइस पे जो टैक्स अमाउंट रहेगा वो टैक्स अमाउंट तो सीए ने सितंबर का जब रिटर्न फाइल किया रहेगा 20 अक्टूबर को, तो ऑलरेडी पे कर दिया रहेगा। तो सर यहां पे टीडीएस लाने का क्या पर्पस है? अच्छा यहां पे गाइस समझना गाइस, यहां पे गवर्नमेंट बोलता है यहां पे टीडीएस की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने इनकम टैक्स में जो टीडीएस किया वो इनकम टैक्स पर्पस के लिए टीडीएस था। जीएसटी में क्या कब करना है टीडीएस? तो जीएसटी में गवर्नमेंट बोलता है कि अगर कोई सप्लायर है जो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है, इफ देयर इज अ सप्लायर हु इज सप्लाइंग टू गवर्नमेंट। अब सर गवर्नमेंट ऐसी एंटिटी हो सकती है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ना हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट, राइट? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग एग्जेम्प्ट सर्विसेज, सो दे आर नॉट रजिस्टर्ड। तो सर ये सप्लायर जब जीएसटी चार्ज करेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट तो इसका आईटीसी का बेनिफिट नहीं लेता रहेगा। तो सर ऐसा हो सकता है क्या कि ये पर्सन ये ट्रांजैक्शन को दिखाई नहीं अपने जीएसटी रिकॉर्ड्स में? पॉसिबिलिटी है, यस। और गवर्नमेंट बोलता है मुझे ये ट्रांजैक्शंस को ट्रेल रखना है, आई वांट टू कीप अ ट्रेल ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। मैं बोलूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट जब आपको पे करेगा तो टीडीएस डिडक्ट करके पे करेगा। नॉर्मल लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके क्लाइंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टीडीएस डिडक्ट कौन करने वाला है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल डिडक्ट टीडीएस व्हेन यू सप्लाई टू गवर्नमेंट। तो पहले तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो इनकम टैक्स में है, जरूरी नहीं है वो सारे ट्रांजैक्शन पे यहां पे टीडीएस आ जाएगी। यहां पे टीडीएस सिर्फ और सिर्फ तभी ही आएगा व्हेन अ सप्लायर इज सप्लाइंग टू गवर्नमेंट। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को टीडीएस के स्कोप से बाहर रखा हुआ है गाइस। बट हमने जो प्रोसीजर गाइस इनकम टैक्स के लिए किया, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स यहां पे भी सेम रहेंगे। चलो बेसिक पढ़ लो गाइस। It is one of the modes or methods of collect tax under which certain percentage of amount is deducted by the recipient at the time of making payment to the supplier. It is similar to pay as you earn scheme. It is also known as withholding tax. Okay. It facilitates sharing of responsibility of tax collection between tax deductor and the tax administration. Regular inflow of cash to the government and act as a powerful instrument to prevent tax evasion and expand the tax net, as it provides the creation of an audit trail. Okay. तो यहां पे गाइस
एक ही सेक्शन है, एक ही सेक्शन है, एक ही स्कोप है, एक ही रेट रहेगा। ठीक है, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। सेक्शन 51 आपको याद रखना है। एंड दिस प्रोविजन हैव बीन मेड एप्लीकेबल टू आईजीएसटी ऑल्सो वाइड सेक्शन 20। ओके, सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा कि यहां पे हम जब सेक्शन 51 सी जीएसटी का रेट करेंगे, यहां पे अगर रेट 1% दिया है तो आईजीएसटी का रेट डबल हो जाएगा 2%। चलो, वी स्टार्ट विथ सेक्शन 51 गाइस। Notwithstanding anything to the contrary contained in this act। Notwithstanding प्रोविजन क्यों डाल दिया गाइस? बिकॉज सप्लायर को जो पैसे मिलेंगे कहने से वो डिडक्ट होके कम मिलेंगे, तो सप्लायर को रोना नहीं है। सप्लायर को बोलेंगे तू सेक्शन 51 पढ़। कुछ लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके लिए नॉटविथस्टैंडिंग प्रोविजन। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन दिस एक्ट, गवर्नमेंट में मैंडेट डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसी और सच पर्सन और कैटेगरी ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। कहने से दिस कैटेगरी आर स्पेसिफाइड कैटेगरी। देयर आर 3 स्पेसिफाइड कैटेगरी। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट्स रहेंगे, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंटल एजेंसी एंड सच पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट ने कहां पे कितने लोगों को नोटिफाई किया हुआ है? 3 लोगों को नोटिफाई किया हुआ है। आई विल से 3 स्पेसिफाइड 3 नोटिफाइड। कहां पे नोटिफाइड है? यहां पे नीचे है। एन अथॉरिटी और अ बोर्ड और अ बॉडी ABB set up by the act of the parliament or a state legislature, or it is established by the government with 51% or more participation by way of equity or control to carry out any function। अगर पार्लियामेंट के लॉ से या स्टेट लेजिस्लेचर से लॉ से उनके एक्ट के बेसिस पे कोई अथॉरिटी या बोर्ड है जिसमें 51% पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का है, इट इज कैरिंग आउट एनी फंक्शंस। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया हुआ है बाय नोटिफिकेशन, और वो जो नोटिफाई करके जो एस्टैब्लिश किया हुआ है वो अथॉरिटी बोर्ड, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल 51% से ज्यादा है, इन दैट केस इट इज वन ऑफ द नोटिफाइड कैटेगरी। जस्ट रिमेंबर गाइस, ये 51% या जो बात कर रहे हैं ना, ये तीनों के लिए बात कर रहे हैं, अथॉरिटी बॉडी या बोर्ड, अथॉरिटी बोर्ड बॉडी, तीनों के लिए। ठीक है। सेकंड, सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। एंड थर्ड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ऐसे आप देख रहे हो तो गाइस मोटा मोटा आपको लग रहा है गवर्नमेंट को कवर किया गया है, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। We have the society which is established by CGSG, right? Okay. This person, ठीक है, चलो अब पढ़ लो guys. Notwithstanding anything to the contrary, government may mandate 3 specified or 3 notified as the deductor to deduct tax at the rate of 1%, totaling 2% including SGST from the payment made or credited to the supplier of taxable goods or service or both, where the total value of such supply under the contract exceeds rupees 2.5 lakhs। ओके, गवर्नमेंट जब भी पे करेगा या क्रेडिट करेगा टू द सप्लायर, तब वो टीडीएस डिडक्ट करके पे करेगा। टीडीएस का रेट कितना है? 2%। सर ये सप्लायर क्या काम करता रहेगा? ही विल बी सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, और जब गवर्नमेंट के साथ सब कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू शुड एक्सीड 2.5 लाख, तभी ही टीडीएस का परसेंट आएगा।
जब भी छोटे मोटे आप गवर्नमेंट को सप्लाई करते हो तो टीडीएस का कंसेप्ट नहीं आएगा। गवर्नमेंट बोलता है मैंने जब कुछ परचेज किया रहेगा तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर टैक्सेबल गुड्स या सर्विस की वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर है तभी ही टीडीएस आएगा। ओके, अब गाइस टीडीएस के रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे तो एक बार सिर्फ ब्रीफ डिस्कस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा सेक्शन में आएगा, हु इज लायबल टू डिडक्ट, हु इज नॉट लायबल टू डिडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी रहेगी, क्या रेट है, क्या टीडीएस टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों पे आएगा, कब डिडक्ट करना है, कौन से वैल्यू पे डिडक्ट करना है, कब टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, क्या कंपोजिशन सप्लायर से भी टीडीएस आएगा, जब आरसीएम सप्लाईज है उसमें भी टीडीएस आएगा, क्या अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तभी भी टीडीएस आएगा। तो ये जो चार्ट है ना गाइस, ये आप नोट डाउन कर लेना फॉर द टाइम बिंग। लास्ट में हम यही चार्ट को बेस पकड़ के पूरा चैप्टर को रिवाइज करेंगे। चलो वी स्टार्ट विथ सेक्शन 51 गाइस। देखो मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है गाइस, यहां पे वी हैव अ सप्लायर, वी हैव अ रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट कौन है, गवर्नमेंट। अच्छा, जब इसको पे करेगा तो टीडीएस डिडक्ट करके पे करेगा, तो कैन आई से जो टीडीएस डिडक्ट करेगा उसे हम डिडक्टर बोलेंगे, और जो रेसिपिएंट रहेगा सॉरी जो सप्लायर रहेगा जिसका टीडीएस डिडक्ट होता रहेगा उसे डिडक्टी बोला जाएगा। द रेसिपिएंट विल बी कॉल्ड एज टीडीएस डिडक्टर, सप्लायर विल बी कॉल्ड एज टीडीएस डिडक्टी। वो लोग ने एक पॉइंट गाइस यहां पे बोला है कि कब टीडीएस डिडक्ट करना है, और लाइन आप केयरफुली पढ़ना गाइस, कब टीडीएस डिडक्ट करना है, व्हेन सप्लायर इज सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विस। हाईलाइट, अच्छा जो जो वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो आप हाईलाइट करना गाइस। एक दिस डिडक्टर, डिडक्टी, दिस लाइन। सर पूरा सेक्शन ही हो गया ठीक है। चलो बट अभी कब डिडक्ट करना है, जब कोई टैक्सेबल गुड्स या सर्विस दे रहा है। ओके, व्हाट इज टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, व्हाट इज टैक्सेबल गुड्स और सर्विस। और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे आप एग्जांपल से समझाना। सर लॉटरी टिकट, सर लॉटरी टिकट के बाद जीएसटी आता है, यस सर जीएसटी आता है, क्या वो टैक्सेबल गुड्स बन जाएगा, यस। सीए की सर्विस, सर सीए की सर्विस टैक्सेबल सर्विस है सर, उसमें जीएसटी का रेट आता है सर। सर किसी ने कार बेचा, सर कार पे भी जीएसटी आता है, वो भी टैक्सेबल है। अल्कोहलिक लिकर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 5 पेट्रोलियम ड्रग्स, सर इस पे जीएसटी नहीं आता है, इस पे जीएसटी का चार्ज ही नहीं है, राइट। डॉक्टर सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, सर इस पे जीएसटी का चार्ज है बट इट इज एग्जेम्प्ट। और अगर एग्जेम्प्ट है तो क्या इस पे कोई ड्यूटी पे करनी है, नहीं। ओके, नाउ गाइस अंडरस्टैंड अ फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस, अ फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस। जब अगर हम वर्ड यूज करेंगे टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या, टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो सप्लाई जिसपे जीएसटी का चार्ज है, जिसपे जीएसटी का चार्ज है। सर 6 प्रोडक्ट पे जीएसटी का चार्ज नहीं है, ये 6 प्रोडक्ट्स, इसे हम जीएसटी में बोलेंगे नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर डॉक्टर सर्विस पे जीएसटी का चार्ज है बट टैक्स पे नहीं करना है, therefore it is not a taxable service, it is a taxable supply but not a taxable service।
वैसे ही अगर हम बात कर ले, लेट सपोज पोटैटो, कोई वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जिसपे सर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, इट इज टैक्सेबल सप्लाई बट नॉट टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल सप्लाई मतलब जीएसटी का चार्ज है, बट जीएसटी पे करना है या पे नहीं करना है सर? पे नहीं करना है बिकॉज वो एग्जेम्प्ट है, एंड बिकॉज वो एग्जेम्प्ट है इट इज नॉट टैक्सेबल गुड्स और सर्विस। अब मैं इतना क्यों गाइस हाईलाइट कर रहा हूं, बिकॉज लुक वेरी केयरफुली, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या टैक्सेबल सप्लाई पे टीडीएस डिडक्ट करना है या टैक्सेबल गुड्स या सर्विस पे? सर टैक्सेबल गुड्स या सर्विस पे करना है, विच इज नॉट मतलब वो गुड्स या सर्विस ऐसे होने चाहिए जिसपे जीएसटी है। अगर जीएसटी एग्जेम्प्ट है तो सर टैक्स डिडक्शन की बात ही नहीं आएगी सर। I hope you are getting the point, guys. Not exempt goods or service. Okay. अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड बी 2.5 लाख, एक्सीडिंग 2.5 लाख। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या ऐसा हो सकता है कि टैक्सेबल सप्लाई भी है, मतलब टैक्सेबल गुड सर्विस भी है और एग्जेम्प्ट गुड सर्विस भी है? यस। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी वैल्यू देखनी है? टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एग्रीगेट या सिर्फ टैक्सेबल गुड सर्विस की वैल्यू? समझ रहे हो क्वेश्चन गाइस? मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट में दो प्रोडक्ट देने हैं, प्रोडक्ट ए जिसपे 18% है एंड प्रोडक्ट बी जो एग्जेम्प्ट है। इसकी वैल्यू है 2 लाख, इसकी वैल्यू है 3 लाख। तो क्या मुझे ऐसे देखना है कि हाँ एग्रीगेट 5 लाख है, मतलब एक्सीडिंग 2.5 लाख तो टीडीएस आएगा, या मुझे सिर्फ ए की वैल्यू देखनी है और मैं बोलूंगा बिकॉज इट इज लेस देन 2.5 लाख तो टीडीएस नहीं आएगा? और इसको समझने के लिए आपको एक वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा। कौन सा वर्ड? एक ही वर्ड है, सच। सच, where the total value of such supply under a contract exceeds 2.5 lakhs। मतलब सिर्फ टैक्सेबल गुड्स या सर्विस की वैल्यू देखनी है अपने को, एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विस की वैल्यू नहीं देखनी है। माइन्यूट पॉइंट्स है गाइस यहां पे। चलो तो यहां तक के लिए गाइस लेट्स लुक एट द फर्स्ट चार्ट। मैं ये साइड को अब हाइड कर रहा हूं गाइस, वी विल फोकस ओनली ऑन दिस साइड। ओके चलो, इनवॉइस ये है, सेल ऑफ प्रोडक्ट ए 10 लाख जिसपे सी जीएसटी एस जीएसटी टोटल 11 लाख 80। तो सर ये डिडक्टर, पहले तो ये डिडक्टर कौन होना चाहिए सर? इट कैन बी 3 स्पेसिफाइड 3 नोटिफाइड। कौन कौन से है 3 स्पेसिफाइड सर? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट, सेकेंड गवर्नमेंटल एजेंसीज, थर्ड लोकल अथॉरिटी। 3 notified, ABB which is set up by an act of the parliament or state legislature or established by the government, जिसमें 51% से ज्यादा कंट्रोल उनके पास होना चाहिए, which can carry out any function. Second, any society established by CG, SG, LA, and third public sector undertaking. तो ये डिडक्टर्स जब भी इनको पे करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट करके पे करेंगे, एंड बिकॉज इनवॉइस पे सी और एस लग के आया तो सी 1%, एस 1% डिडक्ट करके पे करेंगे। नेट पेमेंट कितना करेंगे सर? 11,60,000। और सर ये जो 20,000 डिडक्ट किया ना, सप्लायर को बोलेंगे रोना मत, तू तेरे पैसे कहीं नहीं गए, तू रिटर्न फाइल कर।
उसमें से तू क्लेम कर लेना. So this deductor will deposit this 10,000 of CGST and SGST in the supplier GSTIN. तो सर क्या ये डिडक्टर के पास एक अलग रजिस्ट्रेशन होगा क्या टीडीएस डिडक्ट करने का? बोलो, क्या ये रेसिपिएंट के पास, टीडीएस डिडक्टर के पास क्या टीडीएस डिडक्शन का अलग रजिस्ट्रेशन रहेगा क्या? यस. इसको कोई थ्रेशोल्ड मिलेगा क्या? नहीं सर, कोई थ्रेशोल्ड देने की जरूरत नहीं है. टीडीएस डिडक्ट करना है तो रजिस्ट्रेशन ले लो, बस बात खत्म. तो इसका 2 रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या? यस. ये गवर्नमेंट एंटिटी अगर वो जो टैक्सेबल सप्लाई अगर वो कर रहे हैं तो उनका अलग जीएसटीआई नंबर रहेगा विच इज एज अ सप्लायर जीएसटीआई. और टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, परचेसिस पे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए उनका अलग रजिस्ट्रेशन रहेगा विच इज टीडीएस डिडक्टर रजिस्ट्रेशन. ये उनको मैंडेटरी लेना पड़ेगा गाइस. ओके, नेक्स्ट. सर आप जब बोल रहे थे कि वैल्यू शुड एक्सीड 2.5 lakhs, अब सर एज्यूम कर लो कि यहां पे मैं बोल रहा हूं, अभी हमें इसकी वैल्यू तो नहीं देखनी है ना बेटा, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू देखनी है. अब लेट सपोज इसकी वैल्यू है 2.4 lakhs प्लस 18% इस पे जीएसटी जो आएगा वो. ठीक है, तो ये टोटल करके मुझे 2.5 देखना है या बेसिक वैल्यू 2.4 देखना है? ये भी तो डाउट में आएगा. यस. तो एक बार नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट वो लोग ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी टेकन एज अमाउंट एक्सक्लूडिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इंडिकेटेड इन द इनवॉइस. मतलब गाइस याद रखना, सिर्फ जीएसटी टैक्स जो रहेंगे उसको एक्सक्लूड किया गया है. अगर इस पे सेंट्रल एक्साइज रहता, वैट रहता, अदर टैक्सेस रहते तो वो अमाउंट इंक्लूड करके 2.5 लाख देखना है. जीएसटी का टैक्स एक्सक्लूड करके देखना है. डन. देन एक क्लैरिफिकेशन, एक सर्कुलर आया गाइस. सर्कुलर क्यों आया? बिकॉज उनको डाउट था यहां पे कि ये जो 51% बोल रहे हैं, ये 51% सिर्फ बॉडी के लिए बोला गया है या अथॉरिटी बोर्ड के लिए भी बोला गया है, और ये क्या सिर्फ पॉइंट नंबर 1 के लिए है या पॉइंट नंबर 2 के लिए है या दोनों के लिए है? तो क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये जो 51% है ये पॉइंट ए बी बी और ये दोनों के लिए है. सिर्फ सिंपल एक लाइन पढ़ लो, 51% इज एप्लीकेबल टू बोथ द लिम्स of authority or board appearing in the notification. Done. Now गवर्नमेंट ने बोला कि बेटा 3 स्पेसिफाइड है, 3 नोटिफाइड है, और हम आपको 3 एक्सक्लूजन देंगे जहां पे टीडीएस नहीं आएगा. सो दे हैव प्रोवाइडेड 3 एक्सक्लूजन. कौन कौन से 3 एक्सक्लूजन है? एक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. आपको बताएगा बेटा डिफेंस मिनिस्ट्री, इट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो वो जब प्रोक्योर करते रहेंगे ना तो उनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है. प्रोवाइडेड दैट विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्पेसिफाइड अंडर 51(1)(a, नथिंग इन दिस नोटिफिकेशन विल अप्लाई टू अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अदर देन द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन एनेक्सर ए एंड देयर ऑफेंसेस एंड देयर ऑफिसेस. ये पॉइंट जाने दो गाइस, नॉट रेलेवेंट टू अस. सिर्फ इतना याद रख लो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है. सेकेंड, टीडीएस विल नॉट अप्लाई टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू अनदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को दे रहे हैं, टीडीएस नहीं आएगा. क्यों आएगा टीडीएस?
अपने बीच में यहां पे कहां पे कुछ टैक्स इवेशन हो रहा है? नहीं। थर्ड, TDS shall not apply to any supply of goods service which takes place between one person to another person which is specified under 51 ABCD. सर हमने इतने 3 स्पेसिफाइड 3 नोटिफाइड किए ना सर, इनके बीच में अगर ट्रांजैक्शंस हो रहेंगे ना तो TDS नहीं आएगा। तो आप समझते रहेंगे बेटा यहां पे। Look at the 3 exclusions. Are we done? Next. Again, यहां पे we have a supplier. He is supplying taxable goods service to the deductor. The contract value is exceeding 2.5 lakhs. और मैंने फर्स्ट पॉइंट का क्या लिखा है कि देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड टैक्सेबल सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, और यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया है? सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। इसका मतलब अगर ये पर्सन इसको अल्कोहलिक लिकर ये सब दे दे जिसपे जीएसटी का सब है ही नहीं, जीएसटी है ही नहीं, तो क्या टीडीएस आएगा? नहीं। अगर कोई एग्जेम्प्ट गुड सर्विस दे दे तो भी क्या कोई टीडीएस आएगा? नहीं। सो आई एम सेइंग आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई के ट्रांजैक्शंस में नो टीडीएस, बिकॉज सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो टीडीएस आएगा ही नहीं। सेकेंड, अगर एग्जेम्प्ट गुड सर्विस दे दिया या नॉन टैक्सेबल सप्लाई दे दिया, अगेन नो टीडीएस। थर्ड, सर अगर ये जो सप्लायर है, ये सप्लायर अगर कंपोजिशन स्कीम में है, कंपोजिशन स्कीम सर मतलब ये अपने टर्नओवर पे टैक्स पे करता रहेगा, राइट? और सर कंपोजिशन स्कीम क्या रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर सकता है? नो। तो वो क्या इनवॉइस इश्यू करेगा, वो क्या डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। तो सर ये सप्लायर ने जब ये डिडक्टर को, दिस कंपोजिशन सप्लायर ने जब ये गवर्नमेंट को, एंटिटी को जब सप्लाई किया रहेगा तो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू किया रहेगा जिसमें कोई टैक्स अमाउंट नहीं रहेगा। बट क्या ये सप्लायर को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है? गवर्नमेंट को। रेसिपिएंट से कलेक्ट नहीं कर सकता, बट क्या इसकी अपनी लायबिलिटी रहेगी क्या अगर कंपोजिशन सप्लायर है तो? यस। टर्नओवर पे तो पे करना है ना उसे, यस। तो गवर्नमेंट बोलता है टैक्स है ना, तेरी लायबिलिटी है ना, तो बस बात खत्म, हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस कि इनवॉइस पे टैक्स है या नहीं है। हमें क्या चेक करना है कि वो सप्लायर को टैक्स पे करना है या नहीं करना है। अगर सप्लायर को पे करना है तो डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सर अगर ये जो सप्लायर है ये ऐसा सप्लाई कर रहा है जो आरसीएम में टैक्स है, जो आरसीएम में टैक्स है, आरसीएम में टैक्स है तो टैक्स किसको पे करना है? ये बंदे को पे करना है, टोटल टैक्स इसको पे करना है, तो टीडीएस डिडक्ट करने की बात नहीं आएगी। एंड अगर सर ये सप्लायर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो सर इसको कोई टैक्स पे नहीं करना है अभी, और अगर कोई टैक्स पे नहीं करना है, कोई टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं, तो टीडीएस नहीं आएगा। गाइस बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स गाइस अपने हो गए गाइस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कहां से हमने स्टार्ट किया था गाइस? पहला पॉइंट, सप्लाई होना चाहिए तो ही टीडीएस आएगा, और वो सप्लाई कौन सा होना चाहिए सर? टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस का। तो सर अगर एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विस रहेगा तो टीडीएस नहीं आएगा। अल्कोहलिक लिकर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रहेंगे तो टीडीएस नहीं आएगा सर। शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शन रहेंगे, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, वो सारे पे सर टीडीएस नहीं आएगा, उसपे जीएसटी है ही नहीं सर। ओके सर अगर कंपोजिशन सप्लायर है
तो सर उसकी टैक्स लायबिलिटी है, और अगर टैक्स लायबिलिटी है तो रेसिपिएंट मतलब जो डिडक्टर रहेगा वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर सर ऐसी सप्लाईज है जहां पे आरसीएम में टैक्स है तो सर सप्लायर की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो रेसिपिएंट टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। और सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है देन अगेन सेम, नो टीडीएस। डन। नेक्स्ट, और आप सॉल्व करो गाइस। फर्स्ट, अगर मैं बोलूं सेल प्राइस 5 लाख, जीएसटी 90, टोटल 5 लाख 90, तो क्या टीडीएस आएगा? यस सर। टैक्सेबल गुड सर्विस सप्लाइड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू एक्सीड्स 2.5 लाख आएगा। सर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, टीडीएस आएगा सर? नहीं आएगा सर। सर दो प्रोडक्ट दे रहा है, एक प्रोडक्ट 3 लाख का, एक प्रोडक्ट 2 लाख का, और सर ये जो प्रोडक्ट है ना ए, इस पे 18% जीएसटी है, बी पे एग्जेम्प्ट है, तो क्या टीडीएस आएगा क्या? यस, प्रोडक्ट ए के रिलेटेड टीडीएस आएगा। और लास्ट, सर एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रोडक्ट ए 2 लाख का है जिसपे जीएसटी 36 है, और प्रोडक्ट बी 3 लाख का है, टोटल 536 है। सर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर है, बट कॉन्ट्रैक्ट में टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू 2.5 लाख के नीचे है, तो जीएसटी टीडीएस आएगा नहीं आएगा? आई होप यू आर क्लियर विथ दिस गाइस। अब इसके लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं गाइस, तो आ जाओ पेज नंबर 274। स्टार्ट विद द टेबल। जो एनालिसिस है गाइस वो पूरा एनालिसिस आपको पढ़ना है, हमने पूरा एनालिसिस डिस्कस कर लिया। अच्छा देख लो ना एक बार, इस टीडीएस एप्लीकेबल ऑन गुड सर्विस विच आर एग्जेम्प्ट? सर एक ही पॉइंट कितनी बार रिपीट करोगे सर? हो गया सर, माइंड में रजिस्टर हो गया सर हमारे। वो मेहनत तो मेरे को करवानी है गाइस। आई डोंट नो ना कि आपको ये समझा नहीं समझा, तो मैं तो 2-3 बार बोलूंगा गाइस इसमें, ठीक है? ट्राई करना इसको याद रखने की। सेकेंड, look at this example also. We are done. हमने ये पॉइंट भी कर लिया गाइस। देन इस टीडीएस एप्लीकेबल फॉर सप्लाई, ये पेंडिंग है, ठीक है? इस टीडीएस एप्लीकेबल फॉर सप्लाई रिसीव फ्रॉम अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम? आएगा नहीं आएगा? सर आएगा। अच्छा अब आएगा तो मैं एक पॉइंट बोल जाऊंगा गाइस, जो कंपोजिशन सप्लायर है ना, गवर्नमेंट ने उस पे टीडीएस का जो सॉरी कंपोजिशन स्कीम में जो रेट बोला है, दैट रेट फॉर अ मैन्युफैक्चरर फॉर अ ट्रेडर इज 1%। तो सर अगर एक कंपोजिशन सप्लायर है जो 10 लाख रुपीज का सप्लाई कर रहा है टू द गवर्नमेंट, 10 लाख रुपीज का, सर उस पे 1% इज 10,000 रुपीज, उतना टैक्स कंपोजिशन सप्लायर को गवर्नमेंट को पे करना है। बट सर गवर्नमेंट टीडीएस कितना डिडक्ट करेगा? टीडीएस का रेट कितना है? 2%, और 2% जो है वो 2% मतलब सीजीएसटी 1 जीएसटी मिला के टोटल मिला के 2% है, वो टोटल कितने पे आएगा? 10 लाख पे। तो 10 लाख पे 2% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 20,000। तो बेटा कंपोजिशन सप्लायर के लिए एक्सेस टीडीएस डिपॉजिट हो गया रहेगा, एक्सेस। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपोजिशन सप्लायर को बोलेंगे आपको चाहे तो आप रिफंड मांग लो, टीडीएस आएगा, टीडीएस आएगा, चाहे तो रिफंड मांग लो। तो रीड दिस पॉइंट गाइस,
थर्ड, TDS applicable where liability to pay GST is on the recipient under RCM. नहीं ना, नहीं ना सर, जब सप्लायर की कोई लायबिलिटी ही नहीं है गवर्नमेंट को पे करने की तो टीडीएस की बात नहीं आएगी. डन. एंड लास्ट, mark this as important guys. Supplier makes taxable supply of 10,000 and exempt supply of 20,000 in an invoice where the contract for supply is 6 lakhs. 2 lakh 60 for taxable supply including GST. ये पढ़ने में मिस्टेक मत करना, इंक्लूडिंग जीएसटी है तो हमें पहले बैकवर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा ना. बैकवर्ड कैलकुलेट करोगे तो अपने को पता चलेगा कि टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू जो है वो 2.5 लाख के नीचे है, और अगर 2.5 लाख के नीचे है तो टीडीएस नहीं आएगा. डन. क्लियर है यहां तक? एक स्मॉल पॉइंट है सर, टीडीएस कब डिडक्ट करना है? सर अगर आई एम अ सप्लायर, मैंने गवर्नमेंट को बोला मैं आपको सब तभी सप्लाई करूंगा जब आप मुझे एडवांस दो. ठीक है, मैंने गवर्नमेंट को बोला एडवांस दो फिर मैं सप्लाई करता हूं, तो सर उसने मुझे एडवांस दे दिया, तो क्या सर वो टाइम पे टीडीएस आएगा? टीडीएस कब आएगा सर? तो वो लोग ने बोला एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर. व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट टू द सप्लायर? सर अगर गवर्नमेंट ने, मैंने गवर्नमेंट को बोल दिया मेरे को पैसे मत दो किसी और को दे दो, ठीक है, मेरे बिहाफ पे किसी और को दे दो, तो सर वो किसी और को पेमेंट कर देंगे बट वो क्रेडिट किसको करेंगे? टू द सप्लायर. तो जब भी वो पे करे या क्रेडिट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर. और सर पेमेंट का मतलब क्या? क्या सर एडवांस भी हो गया क्या? यस. तो सर एडवांस पेमेंट दे दिया तो क्या उस पे भी टीडीएस आएगा? यस. बट सर गुड्स के केस में तो एडवांस पे जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है. याद आ रहा है आपको? टाइम ऑफ सप्लाई. यस. बट हमें कहां पे सप्लायर को टाइम ऑफ सप्लाई से लिंक करवाना है? हमें तो रेसिपिएंट को बोलना है कि आप टीडीएस डिडक्ट करोगे. तो रिमेंबर गाइस, टाइम ऑफ सप्लाई सप्लायर के लिए, टीडीएस रेसिपिएंट के लिए. तो इट डजंट मैटर कि एडवांस पे जीएसटी है या नहीं है, वो तो सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई डिफर किया गया है, वो एक्चुअल में सप्लाई होगा तब टाइम ऑफ सप्लाई पूरे अमाउंट पे आ जाएगा. दैट डजंट मैटर. जब भी पेमेंट हो वो टाइम पे टीडीएस होना चाहिए. क्लियर है गाइस यहां तक? चलो गाइस नेक्स्ट. अच्छा गाइस, एक थॉट प्रोसेस आपको आएगा कि सर क्या एवरी परचेजेस के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा? जनरली यस, बट देयर माइट बी सम केसेस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है. इन दैट केस सर हम क्या करेंगे? इन दैट केस हम एवरी इनवॉइस में देखेंगे कि इनवॉइस की वैल्यू और इनवॉइस में भी टैक्सेबल गुड्स या सर्विस की वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर है या नहीं है. ठीक है ना? तो देखो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जिस्टिंग है, और वो कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू कितनी है सर? 5,90,000 की, विच इंक्लूड्स जीएसटी. मतलब बैकवर्ड कैलकुलेट कर लो, 18% अगर जीएसटी है तो बेसिक वैल्यू 5 लाख रुपीज का है, और सारे प्रोडक्ट्स टैक्सेबल प्रोडक्ट्स है. ठीक है सर, अब एक कॉन्ट्रैक्ट जो 2.5 लाख के ऊपर है उसमें एक इनवॉइस 1 लाख का है, एक इनवॉइस 2 लाख का है, एक इनवॉइस 2 लाख का है. सर हमें कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देखनी है या इनवॉइस की वैल्यू देखनी है? बोलो बेटा.
वो लोगों ने क्या बोला था सेक्शन 51 में कि आपको क्या देखना है, इनवॉइस में जब आप पेमेंट करोगे वो देखना है, या कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। सर कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर हो जाए, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है और इनवॉइसिस, वो सप्लाई रिलेटेड इनवॉइसिस 3 है बेटा, तो क्या ये तीनों इनवॉइस के रिलेटेड टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज यस। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से कम है, इट इज नॉट एक्सीडिंग 2.5 लाख, फिर उसके रिलेटेड जो भी इनवॉइसिस रहेगी उस पर कोई टीडीएस नहीं आएगा। बट सर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो देखो ना, इनवॉइस वैल्यू देखो, इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से कम, नो टीडीएस, 2.5 से कम है, नो टीडीएस, एक्सीडिंग 2.5 लाख, यस। और सर अगर कभी एग्जैक्ट 2.5 लाख हो गया तो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बेटा। तो भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 2.5 लाख से एक्सीड होना चाहिए। तो एग्जैक्ट 2.5 लाख में भी कोई टीडीएस रिडक्शन नहीं होगा गाइस। आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियर गाइस। चलो नेक्स्ट, अच्छा गाइस, एक ट्रांजैक्शन में हमने ये बहुत पहले डिस्कस किया था कि एक ट्रांजैक्शन में देयर आर 3 कंपोनेंट्स, कि सप्लायर कहां पे है, रेसिपिएंट कहां पे, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे होगा। और गवर्नमेंट क्या सोचता था? गवर्नमेंट बोलता था कि सप्लायर उसने कहां पे सप्लाई किया, और अगर वही स्टेट में सप्लाई किया है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, और दूसरे स्टेट में सप्लाई किया है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई है। रेसिपिएंट कहां से है उससे मैटर नहीं गिरेगा बेटा। तो अगर ये 3 मैटर है, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स है, और मैं अगर बोलूं कि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों महाराष्ट्र में है, तो ये सप्लायर उसके इनवॉइस में वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा, इट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो सर ये रेसिपिएंट, बिकॉज इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र ओनली, राइट, ये जब टीडीएस डिडक्ट भी करेगा तो कौन सा टीडीएस डिडक्ट करेगा? सीजीएसटी 1%, एसजीएसटी 1%। सर अगर सप्लायर महाराष्ट्र में है और प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी में है, सर रेसिपिएंट भी एमपी को ही बिलोंग कर रहा है, उसने यहां पे सप्लाई किया एमपी में, तो सर इनवॉइस पे क्या लगा रहेगा? आईजीएसटी, इट एन इंटर स्टेट सप्लाई। तो सर ये रेसिपिएंट जब भी डिडक्ट करेगा तो आईजीएसटी 2% डिडक्ट करेगा, राइट। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझो बेटा, सप्लायर महाराष्ट्र में है, ठीक है, दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट है, रेसिपिएंट इज इन एमपी, और ये गवर्नमेंट ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है और बोला है कि आप महाराष्ट्र में सप्लाई करो मुझे, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में निकला है। अब क्या वो ऐसे देखेगा कि रेसिपिएंट एमपी में है तो आईजीएसटी लगा दूं मैं? नहीं ना, वो तो ये देखेगा कि उसने कहां पे सप्लाई किया, उसने महाराष्ट्र में सप्लाई किया, तो फिर वो तो इनवॉइस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा, ठीक है ना सर, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दे। ये रेसिपिएंट जब पे करेगा तो टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब टीडीएस टेक्निकली कौन सा डिडक्ट होना चाहिए? सर टीडीएस सीजीएसटी और महाराष्ट्र एसजीएसटी होना चाहिए सर। और हम ये एमपी के रेसिपिएंट को बोलेंगे कि आप महाराष्ट्र में आके ये पे करो। एमपी वाला गवर्नमेंट बोलेगा मैं पे नहीं करूंगा, मैं क्यों महाराष्ट्र में आके रजिस्टर करूं? समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझ रहे हो ना। अगर कभी एक सप्लायर ने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया, मतलब विद इन द स्टेट सप्लाई किया है, बट रेसिपिएंट बिलोंग्स टू अदर स्टेट, तो बेटा टीडीएस डिडक्शन में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ये रेसिपिएंट ये स्टेट में आके टैक्स पे नहीं करेगा। तो बेटा गवर्नमेंट ने ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को देख के बोल दिया है कि ऐसे केसेस में देयर विल बी नो टीडीएस डिडक्शन। और ये कहां पे मेंशन किया है? दे हैव इंसर्टेड अ प्रोवाइसो गाइस इन सेक्शन 51(1). Provided that no deduction shall be made if the location of the supplier and the place of supply
is in a state or a UT which is different from the state or UT of registration of recipient. इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बोले तो no TDS deduction will be made if there is an intra-state supply but recipient belongs to other state. Look at this table guys, you will understand. Supplier Maharashtra, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, तो इनवॉइस में सी और एसडीएच लगा, रेसिपिएंट महाराष्ट्र में है तो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा सर. सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान, इनवॉइस पे आईजीएसटी लगा, रेसिपिएंट बिलोंग्स टू राजस्थान, वो आईजीएसटी डिडक्ट कर लेगा. बट सर अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है और रेसिपिएंट राजस्थान का है, देन देयर विल बी नो टीडीएस डिडक्शन. डन. चलो नेक्स्ट गाइस, कुछ प्रोसीजरल पॉइंट्स बोल दो गाइस. नेक्स्ट इज ऑल प्रोसीजरल पॉइंट्स गाइस. और जो हमने लास्ट पॉइंट किया गाइस उसके डेड बहुत सारे एग्जांपल्स है, एक बार आप देख लो गाइस ये एग्जांपल. डू इट एज अ सेल्फ स्टडी गाइस. और प्लेस ऑफ सप्लाई हमने कौन से सेक्शन से कैसे निकाला है, ये जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला है गाइस. ठीक है. चलो एग्जाम में वो लोग क्या देंगे बेटा, एग्जाम में वो लोग ऐसा देंगे, दे विल गिव यू दिस, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई, अच्छा सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में है, रेसिपिएंट दूसरे स्टेट में है, नो टीडीएस डिडक्शन. ठीक है. चलो नेक्स्ट. अच्छा ये जो प्रोसीजर है गाइस इट इज वेरी सिमिलर टू इनकम टैक्स, वेरी सिमिलर. जो टीडीएस आपका डिडक्ट करता है, क्या वो टीडीएस गवर्नमेंट को एक डिपॉजिट करता रहेगा एक टाइम लिमिट में? यस सर. क्वार्टरली, 7 तक, मंथली, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम लिमिट्स दिए हुए, राइट. तो यहां पे भी गाइस टीडीएस जब डिडक्ट हुआ रहेगा तो पे करने की एक टाइम लिमिट रहेगी. यस. ये किसको ट्रिगर करेगा? गवर्नमेंट एंटिटीज, राइट, जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं गाइस. द अमाउंट deducted as tax under this section shall be paid to the government by the TDS deductor within 10 days after the end of the month in which the deduction is made. तो क्या टाइम लिमिट हो गई, कितने टाइम लिमिट में पे करना है? अगर अप्रैल मंथ का डिडक्ट किया हुआ है तो 10th मई तक पे करना है, अगर जून मंथ का डिडक्ट किया है तो 10th जुलाई तक पे करना है. ठीक है सर. अगर पे नहीं किया तो टाइम लिमिट में तो क्या होगा? इंटरेस्ट होगा. यस. 51(6) इंटरेस्ट की बात कर रहा है गाइस. If any deductor fails to pay to the government the amount deducted at source, he shall be pay interest as per section 51 in addition to the amount deducted. और सेक्शन 51 में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 18% पर एनम. तो जितने दिन का डिले है उतने दिन का इंटरेस्ट भी लग जाएगा गाइस. ठीक है सर. अगर जिसने टीडीएस डिडक्ट किया उसने पे ही नहीं किया तो गवर्नमेंट को, आप तो बोलो लेट पे ना, मैं तो बोलता हूं पे ही नहीं किया तो क्या वो अमाउंट गवर्नमेंट रिकवर कर सकता है क्या? यस. द डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स, द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट मेड अंडर दिस सेक्शन shall be made in the manner specified as per section 73 and 74. 73 and 74 guys, it is relating to show cause notice and demand order. 73 में एक नॉर्मल टाइम लिमिट दिया है, 74 में फ्रॉड का केसेस है जहां पे एक्सटेंडेड टाइम लिमिट दिया हुआ है. तो रिकवर कैसे किया जाएगा? बाय इशूइंग ए शो कॉज नोटिस, उसका रिप्लाई होगा, फिर डिमांड ऑर्डर होगा. तो वो सारी बातें यहां पे ये सेक्शंस में मेंशन की है. क्लियर यहां तक? डन. नेक्स्ट सर, मैंने गवर्नमेंट को सप्लाई किया था, गवर्नमेंट ने टीडीएस डिडक्ट करके पे किया मेरे को, तो मैंने गवर्नमेंट को बोला मुझे पूरा पे करो ना, तो गवर्नमेंट बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है. मैंने बोला उसका सर्टिफिकेट दे दो.
आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसका सर्टिफिकेट दो मुझे, प्रूफ दो। यस, तो उसका कुछ प्रूफ होता था। यस, इनकम टैक्स में भी होता था, याद है आपको, फॉर्म 16 है ऐसा करके। तो यहां पे क्या होगा गाइस, यहां पे भी डिडक्टर को टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ता था। बट अभी क्या हो गया कि देखो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो प्रैक्टिकली भी अगर आप इनकम टैक्स में बात करो तो प्रैक्टिकली भी फॉर्म 16 इश्यू नहीं होता है, वो क्या होता है 26 AS में दिख जाएगा। तो वैसे ही गाइस पहले जो प्रोविजंस थे वो लोग बोलते थे कि टीडीएस डिडक्टर यू हैव टू इश्यू अ सर्टिफिकेट, बट फिर वो लोग को रियलाइज हो गया कि नहीं, हम पोर्टल पे ही दिखा देंगे उनको। तो वो लोग ने उसको अमेंड किया, दो इट हैज बीन अमेंडेड बाय FA 2020 विच इज येट टू बी नोटिफाइड। ये जो प्रोविजन है इफेक्टिव अभी येट टू बी नोटिफाइड है, बट इट इज वेरी लॉजिकल। तो जब भी नोटिफाई हो जाएगा तो आपको माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा कि क्या चेंज हुआ था। पहले डिडक्टर को बोलते थे सर्टिफिकेट इश्यू करो, अब वो लोग क्या बोलेंगे कि हम आपको इलेक्ट्रॉनिकली मोड में दिखा देंगे, पोर्टल पे ही दिखा देंगे बेसिकली। तो मैं अभी का रिसेंट ही पढ़ रहा हूं गाइस, अ सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स रिडक्शन एट सोर्स शैल बी इशूड इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ओके। और सर पहले क्या होता था, पहले टीडीएस डिडक्टर को इश्यू करना पड़ता था। देखो, द डिडक्टर शैल फर्निश टू द डिडक्टी, अब तो नहीं होगा ना। और पहले एक टाइम लिमिट दिया गया था विद इन 5 डेज, और 5 डेज में नहीं दिया तो आपको पेनल्टी लगेगी। बट अब ये आप रियलाइज करोगे कि ये सारे पॉइंट्स गाइस रिडंडेंट हो गए, बिकॉज देयर इज बीन एन अमेंडमेंट इन सेक्शन 51(3). तो करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट ये सेक्शन भी डिलीट हो गया। डन। पढ़ लो गाइस एक बार ये। डन, ओके। नेक्स्ट गाइस, अच्छा अभी जो टीडीएस डिडक्टर रहेगा गाइडा, उसने जो टीडीएस डिडक्ट किया है, क्या उसके रिलेटेड उसे कोई रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? क्या टीडीएस में, याद करो ना इनकम टैक्स में, क्या टीडीएस जो डिडक्ट किया है उसका कोई रिटर्न फाइल होता है, फॉर्म 26Q है ऐसा कुछ? यस। तो यहां पे भी देयर इज अ टीडीएस रिटर्न विच नीड्स टू बी फाइल्ड बाय द टीडीएस डिडक्टर। कौन से फॉर्म में फाइल करना है? GSTR 7। Every registered person required to deduct TDS shall furnish a return in form GSTR 7 electronically through the common portal, either directly or from a facilitation center notified by the commissioner. फॉर्म नंबर कौन सा? GSTR 7। ओके सर, टीडीएस डिडक्टर ने फॉर्म GSTR 7 फाइल किया। अब जैसे ही वो फॉर्म GSTR 7 फाइल करेगा तब वो उसका पेमेंट करेगा। और अच्छा मैं आपको पॉइंट बोल दूंगा, इस GSTR 7 भी आपको कब तक फाइल करना है? बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यहां पे मेंशन नहीं किया गया है, जस्ट मेंशन कर लो बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। एंड वन मोर पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज, टीडीएस का रिटर्न तभी ही फाइल करना है जब कोई मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। आई रिपीट, GSTR 7 आपको तभी ही फाइल करना है, वो मंथ के लिए ही फाइल करने हैं जो मंथ में कुछ टीडीएस के डिडक्शंस हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि सर मई मंथ में मेरा कोई टीडीएस डिडक्शन नहीं हुआ है, तो मई मंथ का GSTR 7 नील फाइल करने की जरूरत नहीं है। दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्टरी विद GSTR 1 एंड GSTR 3B। GSTR 1 और 3B अगर नील भी है तो भी फाइल करने हैं, बट GSTR 7 वो ही फाइल करने हैं जहां पे टीडीएस रिडक्शंस है। नील रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। और कब तक फाइल करना है? बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो सर मुझे पेमेंट भी 10th ऑफ करना है और रिटर्न फाइल भी 10th तक ऑफ नेक्स्ट मंथ करना है। क्लियर है यहां तक? ओके, नोट डाउन दिस 2 पॉइंट्स गाइस। अब जैसे ही अगर मैं बोलूं गाइस, टीडीएस डिडक्टर ने टीडीएस फाइल किया, रिटर्न फाइल किया, he will deposit the TDS and he will file a return,
तो ये पर्सन क्या करेगा, ये पोर्टल पे जाएगा और वो पोर्टल पे एक्सेप्ट करेगा वो टीडीएस, और जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा ना उसको क्रेडिट मिलेगा, और क्रेडिट मिलेगा मतलब क्या होता है यहां पे उसके ई कैश लेजर में जाएगा। सर ये आप क्या बोल रहे हो ई कैश लेजर में जाएगा? अभी तक तो आप बोल रहे थे क्रेडिट मिल जाएगा, अब आप बोल रहे हो ई कैश लेजर में जाएगा। व्हाट इज दिस सर? यू आर कॉन्ट्रोडिक्टिंग योर सेल्फ। समझना समझना समझना, डोंट जल्दबाजी मत करो। मैं क्या बोल रहा हूं, दिस टीडीएस डिडक्टर, लेट सपोज हम बात कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, उसने कब तक पे किया रहेगा? 10th मई तक। अच्छा, अब ये पे करेगा और रिटर्न फाइल करेगा बाय 10th में। फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि सर ये टीडीएस हाउ विल ही पे टू द गवर्नमेंट? कैन ही यूटिलाइज हिज आईटीसी? द आंसर इज नो। ITC cannot be utilized to make payment of TDS, TCS, etc. तो सर ये ITC तो यूज ही नहीं कर सकता, मतलब ये कैसे पे करेगा? ई कैश लेजर से पे करेगा, मतलब वो ई कैश लेजर में बैलेंस डालेगा, और वो बैलेंस जो डालेगा ना ई कैश लेजर में, ओनली दैट कैन बी यूटिलाइज टू मेक पेमेंट ऑफ दिस TDS। ओके सर, ये पोर्टल पे गया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसे एक्सेप्ट कर लिया तो एक पॉइंट आएगा कि क्या ये मेरे ई क्रेडिट लेजर में जाएगा या ये मेरे ई कैश लेजर में जाएगा। अच्छा, एक सिंपल लॉजिक समझना बेटा, क्या ये आपका परचेस था? वॉज दिस योर परचेस? नहीं सर, ये परचेस नहीं है, ये तो मैंने सप्लाई किया था। तो ये पर्सन ने आपका जो टैक्स पे किया, ये कैसे पे किया है? सर ई कैश लेजर से पे किया है, बिकॉज दिस पर्सन कैन नॉट यूज हिज आईटीसी। तो सर ये सप्लायर के भी ई कैश लेजर में जाएगा, इट विल नॉट गो इन ई क्रेडिट लेजर, इट विल गो इन ई कैश लेजर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों मैं बोल रहा हूं? सपोज ये सप्लायर का और कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, या कोई लायबिलिटी थी जिसके लिए उसके पास आईटीसी है, तो ये ई कैश लेजर में अगर कोई बैलेंस रहेगा ना, ही कैन आस्क फॉर रिफंड, वो इसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप बोलते ना ई क्रेडिट लेजर में गया, तो ई क्रेडिट लेजर से आपको रिफंड ऐसे ही नहीं मिलेगा। यू कैन गेट रिफंड ओनली इफ यू एक्सपोर्ट। अगर आप जीरो रेटेड सप्लाईज करते हो तो ही रिफंड मिलेगा, वरना आपको रिफंड नहीं मिलेगा बेटा यहां पे। बट अगर ई कैश लेजर में गया तो मैं रिफंड कभी भी मांग सकता हूं, कभी भी। एंड ई कैश लेजर में अगर आपके पैसे गए हैं तो ई कैश लेजर से आप इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, ये सब कुछ पे कर सकते हो जो ई क्रेडिट लेजर से नहीं हो सकता। तो ई कैश लेजर का बैलेंस कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, जो पे करना है पे करो। गाइस यहां तक क्लियर है? क्विक कंक्लूजन बोल दो। कैन दिस डिडक्टर कैन ही यूटिलाइज हिज आईटीसी टू मेक पेमेंट ऑफ दिस? नो। ये कैसे पे करेगा? ई कैश लेजर से ही पे करेगा। तो अपने को, ये सप्लायर को भी कहां पे दिखेगा? ई कैश लेजर में दिखेगा। ठीक है, तो यू हैव द फॉलोइंग पॉइंट्स गाइस। ये अब डिलीट हो गया बिकॉज अब टीडीएस सर्टिफिकेट अब आपको पोर्टल पे ही दिख जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। बाकी इसको और इसको टैक्स टीडीएस पे करना है और टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है। दोनों का टाइम लिमिट है मंथली 10th, और अगर लेट पे किया तो इंटरेस्ट के साथ पे करना है, और अगर लेट रिटर्न फाइल किया देयर इज अ पेनल्टी ऑल्सो 100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5000, इक्वल पेनल्टी अंडर एसजीएसटी एक्ट। आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। तो एक बार गाइस
लुक एट सेक्शन 51(5). डिडक्टी जो सप्लायर है वो शैल क्लेम क्रेडिट इन बोलो कहां पे ई कैश लेजर में। और आपको भी ना बेटा क्रेडिट तभी ही मिलेगा जब वो डिडक्टर टीडीएस का रिटर्न फाइल करता है। अगर टीडीएस डिडक्टर ने पे कर दिया बट रिटर्न फाइल नहीं किया, इसको ऐसा ही माना जाएगा जैसे अभी तक उसने पे नहीं किया। उसका पेमेंट तभी ही माना जाएगा जब उसने टीडीएस का रिटर्न फाइल किया। और ऐसा क्यों? बिकॉज तभी ही आपको पोर्टल पे देखेगा। तो जब तक ये पर्सन टीडीएस का रिटर्न फाइल नहीं करता तब तक आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ई कैश लेजर में पैसे नहीं जाएंगे। तो तब तक ऐसा ही माना जाएगा जैसे टीडीएस डिडक्टर ने पेमेंट किया ही नहीं है अभी तक। ओके, नेक्स्ट। सर क्या मैं टीडीएस का रिफंड मांग सकता हूं? मांग सकते हो अगर वो पैसे अगर आपको ऐसे ही पड़े, ई कैश लेजर में ऐसे ही पड़े तो मांग लो रिफंड। और अगर आपको याद आएगा कंपोजिशन सप्लायर सर उसको टीडीएस डिडक्ट होगा सर, उसके केस में टीडीएस डिडक्ट होगा, बट सर उसको जो पे करना है आउटवर्ड में पे करना है वो तो 1% पे करना है और उसका टीडीएस 2% डिडक्ट हुआ है। तो सर उसका एक्सेस डिडक्ट हुआ है, ई कैश लेजर में ऐसे ही पैसे दिखेंगे तो क्या वो रिफंड मांग सकता है? द आंसर इज यस। और ये रिफंड किसको मिलेगा? ये रिफंड किसको मिलेगा? डिडक्टर को या डिडक्टी को? सर अगर डिडक्टी के ई कैश लेजर में आ चुके हैं तो फिर सर डिडक्टर को टीडीएस का रिफंड कभी भी नहीं मिलेगा। So the refund to the deductor or deductee arising on account of excess or erroneous deduction shall be dealt with in accordance with provision of section 54. रिफंड का सेक्शन अगर आपको अलाउ कर रहा है तो हम आपको रिफंड दे देंगे, बट प्रोवाइडेड दैट no refund to the deductor will be granted if the amount deducted has been credited to the e-cash ledger of the deductee. दोनों को बेनिफिट थोड़ा ना मिलेगा। यस, दैट मैं आपको गाइस एक बार पोर्टल पे कैसे दिखेगा ना गाइस, मैं आपको ये दिखा रहा हूं। थोड़ा सा प्रिंट लाइट है गाइस, ठीक है, बिकॉज ये इमेज है वो प्रॉपरली नहीं दिख रहा था, बट आप हेडिंग पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाउ डिडक्टिव विल टेक बेनिफिट ऑफ टीडीएस। वो क्या करेगा सर? पोर्टल पे लॉगिन करेगा। ये मैंने पोर्टल पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, एंटर कर दिया। नेक्स्ट सर यहां पे ना एक सर्विसेज का टैब रहता है, वो सर्विस के टैब में यहां पे होता है टीडीएस टीसीएस रिसीव्ड। वो ऑप्शन क्लिक करेगा, वो ऑप्शन क्लिक करेगा ना सर, यहां पे उसको एक ऑप्शन आएगा कि कौन से फाइनेंशियल ईयर और कौन से मंथ का है। तो ही विल सिलेक्ट द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल मंथ, वो एंटर करेगा सर। उसके बाद सर उसे ना यहां पे टीडीएस एंड टीसीएस रिसीव्ड का एक टैब आएगा और वो बोलेगा प्रिपेयर ऑनलाइन। वो प्रिपेयर ऑनलाइन करेगा ना तो सर उसको 4 टेबल दिखेंगे। एक टीडीएस रिसीव्ड, टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड, एक अमेंडमेंट अगर कुछ है तो, सपोज गलत आ गया रहेगा तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, या एक मंथ का नहीं आया तो आप अमेंडमेंट अगर कुछ हुआ रहेगा तो वो अमेंडमेंट के टैब में आएगा। एक टैब रहेगा टीसीएस क्रेडिट और एक रहेगा अमेंडमेंट इन टीसीएस। हमने ये चैप्टर किया नहीं है तो इसको छोड़ दो। तो ये टीडीएस है, ये टेबल में आपने क्लिक कर दिया, ये सिलेक्ट कर दिया, ये सब प्रॉपर है। उसके बाद आप उसको फाइल करोगे, फाइल प्रोसीड टू फाइल में जाओगे और प्रोसीड टू फाइल सिलेक्ट करने के बाद
वो लोग बोलते हैं आपने प्रोसीड टू फाइल कर दिया, फिर एक सर्कल घूमते रहेगा एंड यू हैव टू वेट फॉर 1 मिनट। इतना तो आपको रुकना पड़ेगा ना यार। एक लड़की को प्रपोज कर दो तो वो भी थोड़ी ना ऐसे ही हाँ बोलेगी, वो भी सोचेगी। तो पोर्टल भी बोलेगा हम सोचते हैं, और आफ्टर 1 मिनट लॉन्ग थिंकिंग के बाद वो लोग बोलते हैं फाइनली हम आपको क्रेडिट देंगे, और इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन होने के बाद ये आपके ई कैश लेजर में दिखेगा। आई होप इट इज सिंपल गाइस। चलो नेक्स्ट, ओके सर, टीडीएस डिडक्टर के रजिस्ट्रेशन रिलेटेड पॉइंट बोल दो क्विकली। क्या इसका अपना खुद का रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है एज अ टैक्स पेयर? यस। और उसके परचेसिस के लिए उसने टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लिया रहेगा? यस। तो क्या इसके 2 रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं? यस। यस, 2 रजिस्ट्रेशन, या फिर अगर आउटवर्ड साइड कोई सप्लाई नहीं है या एग्जेम्प्ट ही है, मतलब उसने आउटवर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं लिया बट सिर्फ परचेज के लिए लिया है, तो ओनली टीडीएस रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। और ये क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये क्या इंपॉर्टेंस है गाइस, याद करो ना। जीटीए सर्विस, सर जीटीए सर्विस में अगर ऐसे रजिस्ट्रेशन रहेंगे तो सर जीटीए सर्विस में यहां पे आरसीएम था, बट सर जीटीए सर्विस अगर ऐसे पर्सन को देंगे जो सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन है, इन दैट केस इट वाज एग्जेम्प्ट। याद आ रहा है वो पॉइंट? सिक्योरिटी सर्विस, सर अगर ऐसे वाले बंदे लोग को देंगे तो आरसीएम आएगा सर। सिक्योरिटी सर्विस अगर ऐसे बंदे लोग के लिए देंगे तो आरसीएम नहीं आएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म था। जीटीए के लिए एग्जेम्प्ट था, सिक्योरिटी सर्विस के लिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ऑल these small points are important guys. Done. Now we are almost done with this chapter guys. Following consequences will apply अगर आपने टीडीएस के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई नहीं किया तो। अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, डिडक्ट किया बट नॉट पेड विद इन 10 days, अगेन सेम इंटरेस्ट आ जाएगा। सर टीडीएस रिटर्न लेट फाइल किया, 100 रुपीज की पेनल्टी पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5000, इक्वल पेनल्टी एसजीएसटी एक्ट में। और पेनल्टी का प्रोविजन सेक्शन 122 में था गाइस। तो अगर आपने टीडीएस कभी पे नहीं किया तो उसकी पेनल्टी भी लग सकती है, और पेनल्टी विल बी 10,000 रुपीज, या फिर टीडीएस नॉट डिडक्टेड, whichever is higher. Next guys we have some clarification, but I guess ये आप कर सकते हो, ठीक है? तो आई एम नॉट डिस्कसिंग फॉलोइंग पॉइंट्स। एक बार पॉइंट नंबर 3 देख लो गाइस, आएगा क्या टीडीएस? नहीं आएगा सर, एग्जैक्ट 2.5 लाख है, 2.5 लाख से एक्सीड होता है तो आता है। डन। पॉइंट नंबर 6 देखो, सर मैंने कोई टीडीएस रिडक्शन नहीं किया तो क्या मुझे रिटर्न टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है? नो नो। डन। One important point is this question, point number 7. Sir, Mr. X has deducted 1 lakh of TDS in November 18. He deposits 70,000 on 10th December. ठीक है ना, नवंबर का है तो 10 दिसंबर तक उसने 70 सिर्फ पे किया, रेस्ट 30,000 उसने 30th जैन को पे किया।
और सर उसने रिटर्न कब फाइल किया? रिटर्न 28 फेब को फाइल किया। सर अगर 28 फेब को फाइल किया तो सर डिडक्टी को अपने पोर्टल पे कब दिखेगा? सर 28 फेब को ही दिखेगा ना, उसके बाद ही दिखेगा। सर इट इज एज गुड एज उसने अभी तक एक भी अमाउंट पे नहीं किया है टिल 28 फेब। तो बेटा 11 दिसंबर से लेके 28 फेब तक का उसे इंटरेस्ट आएगा। और वैसे आप बोलोगे सर उसने पे तो किया था पहले, बट बेटा डिडक्टी को तो बेनिफिट कभी मिलेगा ही नहीं ना। डिडक्टी को तो बेनिफिट तभी मिलेगा ना जब वो बंदा टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहा है, तभी तो उसके ई कैश लेजर में जाएगा। यस। चलो गाइस, लास्ट अपने पास कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और द क्वेश्चन यू विल फाइंड इट इन द बुक्स ऑल्सो गाइस। चलो, Manihar Enterprise, registered in Delhi, is engaged in supply of various goods service exclusively to the government department, agencies, etc. And the person notified under section 51. ठीक है सर, उसमें TDS आएंगे, वो लोग डिडक्ट करेंगे. It has provided the following information relating to the supply made, their contract value, and the payment due against each of them in the month of October. सर हमें क्या देखना है? हमें पहले वो देखना है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में TDS आएगा नहीं आएगा, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में टीडीएस आएगा तो वो मुझे अक्टूबर मंथ में कितना पे करेंगे, उतने पे टीडीएस आएगा। यस। फर्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ स्टेशनरी टू फिशरीज डिपार्टमेंट कोलकाता, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज 2,60,000। अब जीएसटी का रेट कितना दिया है सारे प्रोडक्ट्स पे? 18%। इन टोटलिटी वी हैव 18%। तो एक बार कैलकुलेट कर लो बेटा, इसको बैकवर्ड कैलकुलेट, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो आप जब इसको बैकवर्ड कैलकुलेट करोगे तो 2,50,000 से नीचे आ जाएगा, तो फिर सर नो टीडीएस टू बी डिडक्टेड। सप्लाई ऑफ कार रेंटल सर्विस टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली 2,95,000, बैकवर्ड कैलकुलेट करो, 2,50,000 आ गया एग्जैक्ट। इट इज नॉट एक्सीडिंग 2.5 lakhs, नॉट एक्सीडिंग 2.5 lakhs, टीडीएस रिडक्शन नहीं होगा। सप्लाई ऑफ हेवी मशीनरी टू पीएसयू लोकेटेड इन उत्तराखंड, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 5,90,000। सर अब ये कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस आएगा। अच्छा, अब आप कहां के हो? दिल्ली को, और आपने कहां पे सप्लाई किया है? उत्तराखंड, यूके। तो इनवॉइस पे आपने आईजीएसटी लगाया रहेगा, तो जो टीडीएस भी डिडक्ट होगा वो आईजीएसटी होगा 2%, 2% ऑन दिस 25,500 रुपीज IGST. Fourth, supply of taxable goods to Delhi office of NHB, a society established by Government of India. ठीक है, it is a person liable for TDS. 649 मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, यस एक्सीडिंग है, तो TDS आ जाएगा 500 CGST, 500 दिल्ली SGST. Next, interior decoration of Andhra Bhavan located in Delhi. Service contract is entered with the government of Andhra Pradesh. सर रेसिपिएंट अदर स्टेट का है, बट इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस है। इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस में प्लेस ऑफ सप्लाई बोला जाता है जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहां पे। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन दिल्ली, देयरफॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन दिल्ली, देयरफॉर इट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, बट रेसिपिएंट दूसरे स्टेट का गवर्नमेंट है, तो सर नो टीडीएस, नो टीडीएस। नेक्स्ट, supply of printed books and printed postcards to a West Delhi post office. Out of the total contract value of 9,72,000, contract value of supply of books which is exempt is 7 lakhs and printed postcard which is taxable is 2,72,000. तो सर बैकवर्ड कैलकुलेट करो ना, ये तो इंक्लूसिव है, तो बैकवर्ड कैलकुलेट करोगे तो 2.5 लाख से नीचे है, 2.5 लाख के नीचे है मतलब नो टीडीएस सर, नो टीडीएस। एंड लास्ट, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स in municipal area of East Delhi. The maintenance contract entered into with the Municipal Corporation of Delhi involves replacement of different lights and other spare parts.
However, the supply of goods is not more than 25% of the total value of composite supply. This is nothing but an activity which is in relation to entrusted to a municipality under Article 243W. सर कुछ भी नहीं समझा ये पॉइंट, ठीक है। कुछ एडिशनल पॉइंट आपको एग्जेम्पशन चैप्टर में है। एग्जेम्पशन चैप्टर में वो लोग ने एक सर्विस को एग्जेम्प्ट किया है। कौन सी सर्विस को? कि सर अगर म्यूनिसिपैलिटी के कुछ काम है और अगर वो काम आपको बोल दिया करने के लिए एज अ कॉन्ट्रैक्टर, तो आप उसके लिए आप करके दे रहे हो, तो दैट इज एन एग्जेम्प्ट सर्विस। इफ एन एक्टिविटी विच इज डन in relation to any function which was given to a municipality under Article 243W, अगर आप वो काम करके दे रहे हो तो वो आपका काम एग्जेम्प्ट माना जाएगा। बट वो सर तभी ही एग्जेम्प्ट माना जाएगा जब आइदर ये प्योर लेबर सर्विस है, नंबर 1, सेकेंड, या फिर कंपोजिट सप्लाई है, मतलब गुड्स भी इन्वॉल्व है, बट वैल्यू ऑफ गुड्स शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। और सर ये केस में इट इज नॉट एक्सीडिंग 25% है, मतलब क्या ये एग्जेम्पशन सर्विस में जाएगा? द आंसर इज यस, एंड बिकॉज द सर्विस इज ऑलरेडी एग्जेम्प्ट, टीडीएस रिडक्शन नहीं होगा। ये पॉइंट अगर आपको फॉर द टाइमिंग नहीं भी आया तो चलेगा बेटा, बिकॉज ये एग्जेम्पशन के रिलेटेड है। बट यू आर गेटिंग अ हिंट दैट वो लोग एग्जेम्पशन सर्विसेज को भी यहां पे लिंक करेंगे गाइस। और लास्ट में एक गूगली क्या दिया, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मनीहर एंटरप्राइज इज रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। अच्छा, गूगली है बेटा, गूगली है, बोलो। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो क्या आपके लिए कोई आंसर डिफरेंट होगा? क्या टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? फिर भी सर टीडीएस आएगा, टीडीएस आएगा सर, गूगली नहीं है सर, हम तो इजीली सॉल्व कर पाए, टीडीएस आएगा सर। बट मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूं, ये लोग ने ये आंसर में जो आरटीपी का जो आंसर है उसमें भी यही दिया है कि यस टीडीएस विल कम। बट एक एडिशनल ऑब्जर्वेशन जो मैंने दिया है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इन कंपोजिशन स्कीम। और अगर आप पॉइंट नंबर 3 देख रहे हो तो उसने इंटर स्टेट सप्लाई किया है, मतलब वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। बट दिस इज जस्ट माई ऑब्जर्वेशन गाइस। वो लोग का सिर्फ ये टेस्ट करना था कि अगर ये सारे इंट्रा स्टेट सप्लाई होते, सारे अगर ये पर्सन कंपोजिशन स्कीम में होता तो क्या टीडीएस आता? द आंसर इज यस। आई होप आपने ये गूगली प्रॉपरली सुना है, एफएफ नहीं किया है बेटा। अगर एफएफ किया है तो वापस जाओ और सुनो पूरा। चलो नेक्स्ट, आई कैन रीड योर माइंड गाइस, मुझे पता है आप कैसे सुनते हो लेक्चर्स। चलो नेक्स्ट, यश शॉप अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ जयपुर is engaged in supply of various goods and service exclusive to the government department agency etc. ठीक है, ओके। You are required to briefly explain the provision relating to TDS. ओके करेंगे। और you are required, अरे वापिस आ गया, ठीक है चलो। Also determine the tax. ओके। Assuming that the payment as per the contract value are made on 31st October. Okay. And rate of GST are assumed to be 6, 6 and 12. Supply of computer stationery to PSU located in Mumbai. The total contract value is 2,72,000 inclusive of GST. बैकवर्ड कैलकुलेट करेंगे, बैकवर्ड कैलकुलेट करने के बाद 2,50,000 से सर एक्सीड नहीं हो रहा है, बिकॉज एक्सीड नहीं हो रहा है, नो TDS. Supply of air conditioner to GST department located in Delhi. The total contract value is 2,55,000 exclusive of GST. Exclusive of GST. मतलब ये सर बेसिक वैल्यू है, तो क्या इस पे जीएसटी, इस पे टीडीएस आएगा फिर? यस यस। और हम कहां के हैं? जयपुर के। कहां पे सप्लाई किया है? दिल्ली में। तो इनवॉइस पे क्या लगाएंगे? आईजीएसटी। तो टीडीएस भी कौन सा होगा? आईजीएसटी 2% ऑफ दिस। थर्ड, सप्लाई ऑफ जनरेटर्स रेंटिंग सर्विस टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जयपुर।
द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 350 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। बैकवर्ड कैलकुलेट करेंगे 2.5 लाख से ऊपर है तो टीडीएस आएगा, टीडीएस आएगा तो फिर 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी एंड दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो हम बैकवर्ड कैलकुलेट करेंगे, बैकवर्ड कैलकुलेट करने के बाद अपने को जो फिगर आएगा उस पे 1% आएगा। वेरी वेरी सिंपल। I have some MCQs also, guys. The deduction of tax by the deductor is at the rate of CGST पूछा है, at the rate of 1%. The amount of tax deducted by the deductor has to be paid to the credit within dash days after the end of the month, 10 days. The time limit for furnishing the deduction cum remittance certificate by the deductor. पहले होता था, आज के डेट में एप्लीकेबल नहीं है, बट पहले के लिए जो आंसर है वो है 5 days. Deductee can claim the credit made by the deductor in his cash ledger. If excess deductions has been made by the deductor and the amount is credited to the e-cash ledger of the deductee, तो रिफंड कौन ले सकता है? सर सिर्फ डिडक्टी ले सकता है, डिडक्टर नहीं ले पाएगा। टैक्स डिडक्शन शैल बी मेड इफ, बोलो, एक्सीड्स 25, नहीं। और गाइस लास्ट मैंने आपको बोला था कि हम ये चार्ट को बेस बना के एक क्विक रिवीजन करेंगे गाइस, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्विक रिवीजन गाइस। हियर इट गोस। टीडीएस का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 51। हु इज लायबल टू डिडक्ट? सर देयर आर 3 स्पेसिफाइड, 3 नोटिफाइड एंड देयर आर 3 एक्सक्लूजन्स। कौन कौन से 3 स्पेसिफाइड होते थे? तो गाइस वी हैड establishment or department of central government, state government. Then we had government, local authorities and government agencies. 3 notified were ABB, authority board body, which is established by the act of the parliament of state legislature, or else it is established by government, जिसमें 51% से ज्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, which can carry out any functions. There is society which is established by government, local authorities, etc. And last, public sector undertaking. There were 3 exclusions. Ministry of Defense, उसमें कुछ exceptions थे, but उसको छोड़ के. Second, एक PSU दूसरे PSU को दे रहा है तो, या फिर 51 में जो notified है या जो specified है, उनके बीच में transactions हो रहे तो, inter-state transactions. Okay. तो ये भी point हो गया, who is not liable to deduct. Contract value में taxable goods या service की value 2.5 लाख से एक्सीड होनी चाहिए, एक्सीड। रेट ऑफ टीडीएस सीजीएसटी 1%, एसजीएसटी 1% और इनवॉइस पे अगर आईजीएसटी लगाए तो आईजीएसटी 2%। इस टीडीएस इज ऑन बोथ टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट बोथ? नहीं, सिर्फ टैक्सेबल गुड सर्विस। व्हेन टू डिडक्ट? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। वैल्यू ऑफ सप्लाई, कौन से वैल्यू पे डिडक्ट करना है? सर वो वैल्यू विच इज एक्सक्लूडिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्सेट्रा। मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी को छोड़ के जो वैल्यू लगेगा उस पे करना है। नो टीडीएस व्हेन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन वन स्टेट, मतलब वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, एंड द रेसिपिएंट बिलोंग्स टू अदर स्टेट। इज टीडीएस लायबल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंपोजिशन सप्लायर? यस। अगर आरसीएम के सप्लाईज है तो भी क्या टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत पड़ेगी? द आंसर इज नो। एंड लास्ट, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रहेंगे तो क्या टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज इनको टीडीएस की लायबिलिटी ही नहीं है। नेक्स्ट,
रजिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव टीडीएस के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, दैट इज टीडीएस डिडक्टर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, आपको पे कब तक करना है टीडीएस? सर मंथली पे करना है टू द 10th, रिटर्न फाइल करना है मंथली टू द 10th। वही मंथ का टीडीएस रिटर्न फाइल करना है जो मंथ में टीडीएस के डिडक्शंस हुए हैं। और सर पे कैसे करेंगे? टीडीएस डिडक्टर पे कैसे करेंगे? बाय ई कैश लेजर, ई कैश लेजर। सर तो डिडक्टी के इसमें कहां पे दिखेगा? ई कैश लेजर में दिखेगा। वो पोर्टल में जाएगा, एक्सेप्ट करेगा, वो प्रोसीजर था, एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ई कैश लेजर में जाएगा। ठीक है, टीडीएस सर्टिफिकेट अब जरूरत नहीं है, आपको पोर्टल पे दिख जाएगा। एंड अगर लेट पे किया तो इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा 18% पर एनम। और अगर आपने पे कर दिया बट रिटर्न फाइल नहीं किया, तो जब रिटर्न फाइल करोगे तब पेमेंट माना जाएगा। बाय दिस गाइस वी आर डन विथ टीडीएस चैप्टर। आई होप यू हैव एंजॉयड गाइस। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। प्रोसीजरल एक्सपर्ट, बहुत सारे पॉइंट्स यहां पे सेम है। ठीक है, चलो विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस। थैंक यू गाइस।